हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आप लोग की एचएसएससी सेट कॉमर्स की या फिर कहें टीजीटी पीजीटी जो यूपी में आपका होने वाला है या संभावना है कि जल्दी हो सकता है, या फिर जो DSSB के बच्चे हैं जो पीजीटी कॉमर्स से फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मोस्टली देखा जाता है कि आपके मिलते जुलते क्वेश्चन ही रहते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं या और जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग हैज बीन गिवन बाय। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे कि निर्णय में परिसीमित रेखीयता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? हर्बर्ट साइमन के, हेनरी फ्रोल के, लिकर्ट के या फिर हर्बर्ट के? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं फंक्शन होता है जो आपका मैनेजमेंट है उसका कार्य है, एक प्रबंधन का, कि निर्णय लेना सही टाइम पर सही डिसीजन, उसमें जो परिसीमित वेगशीलता है उसकी अवधारणा किसके द्वारा इसमें से दी गई है? तो अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ये दी गई है हर्बर्ट साइमन के द्वारा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शो, संगठन चार्ट दर्शाता है इंस्टॉलेशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स, कार्यालय उपकरणों की स्थापना, या फिर जो द बेसिक रिलेशनशिप एंड द ग्रुपिंग्स ऑफ पोजीशन एंड फंक्शंस, पदों व प्रकारों के मूल संबंध एवं समूह। चार्ट शोइंग द अप्स एंड डाउन्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन प्रक्रिया के उतार चढ़ाव दर्शाने वाला चार्ट है। अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एयर वाइज पे, पार्टिकुलर्स ऑफ सेवरल एम्प्लॉयज, कई कर्मचारियों के वर्षवार वेतन विवरणों का एक आरेखीय निरूपण, या फिर इट इज अ करेंट गाइड टू फ्यूचर एक्शन, ये भावी कार्यवाही का वर्तमान मार्गदर्शक होता है। तो आपने संगठन पढ़ा होगा और जब हम बात कर रहे होते हैं एक संगठन चार्ट की, तो जो संगठन चार्ट होता है वो क्या शो करता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं उसके, उनके बीच में जो कार्य हैं, जो वर्क्स हैं, उनकी जो जॉब्स है, उनको किस तरह से डिवाइड किया गया, बांटा गया है, और किस तरह से उनका जो रिलेशन है वो अधिकारियों अथॉरिटीज के साथ है, उसको क्लैरिफाई करता है या फिर उसको डिफाइन करता है। तो यहाँ पर एक आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, द बेसिक रिलेशनशिप एंड द ग्रुपिंग्स ऑफ पोजीशन एंड फंक्शंस, पदों व प्रकारों के मूल संबंध एवं समूह को दर्शाता है संगठन चार्ट जो होगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड टू? निम्नलिखित प्रबंधकीय कार्यों में से कौन से कार्य निकटतम रूप से संबंधित हैं? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड स्टाफिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि प्रबंध के जो कार्य होते हैं, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो आपस में एक दूसरे से ज्यादा अच्छे से जुड़े होते हैं, रिलेट करते हैं। इस तरह से कहा जाता है ना, जो आपके अधिकार और कर्तव्य होते हैं, जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसी तरह से जो मैनेजमेंट है उसके कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो वो कौन हो जाएगा? प्लानिंग एंड कंट्रोल। जो आपका नियोजन और नियंत्रण है, ये एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ा होता है, क्योंकि प्लानिंग चाहे जितनी आप अच्छी कर लीजिए, लेकिन अगर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो आप अच्छे से काम नहीं करवा पाएंगे या उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप लोग प्लान बहुत अच्छे से कर लेते हैं कि एग्जाम में इस तरह से तैयारी करनी है, लेकिन क्या होता है आपका अपने जो डेली रूटीन है अपने आप पर या मन पर कहें कंट्रोल नहीं होता। पढ़ने बैठते हैं लेकिन रील्स देखने लगते हैं, तो टाइम वेस्ट करते हैं अपना। तो क्या होगा? कंट्रोल नहीं रहता है, इसी वजह से प्लानिंग अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। ये दोनों आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, अगर दोनों को ही अच्छे से किया जाएगा तो जो भी गोल्स है उनको अचीव जरूर कर पाएंगे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन? मानसिक क्रांति की अवधारणा किसने दी? हेनरी फ्योल, हर्ट्जबर्ग, मैस्लो, F.W. टेलर। क्वेश्चन में कह रहा है जो मानसिक क्रांति है, मेंटल रेवोल्यूशन है, इसकी जो अवधारणा थी या फिर कहाँ से सिद्धांत है वो किसने दिया या इसकी बात किसने करी थी? तो किसने करी थी? जो F.W. टेलर थे उन्होंने करी थी। जब उन्होंने अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट का दिया था, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक भी इनको माना जाता है F.W. टेलर को, तो उन्होंने कुछ आपके इम्पोर्टेंट सिद्धांत कहें या प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसमें से एक ये मानसिक क्रांति का भी था। इसके अलावा क्रियात्मक फोरमैनशिप का, फंक्शनल फोरमैनशिप का भी इन्होंने ही दिया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फोरमैनशिप में, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। और किस तरह के होते हैं जो फोरमैनशिप वाले होते हैं प्रबंधक? वो आपके जाते हैं थर्ड लेवल मैनेजमेंट में। जो 3 होते हैं ना मैनेजमेंट के लेवल, थर्ड लेवल में जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैनेजरियल ग्रिड द मैनेजर्स हु हैव लिटिल और नो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बट आर कंसर्न ओनली फॉर पीपल आर नोन एज व्हाट टाइप ऑफ मैनेजर्स। प्रबंधकीय ग्रिड में उन प्रबंधकों जिनका सरोकार उत्पादन से कम या न होकर सिर्फ व्यक्तियों से है को किस प्रकार के प्रबंधक की तरह जाना जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, जो एक प्रबंधकीय ग्रिड बनता है, जो एक पूरा प्रबंधकीय ग्रिड इस तरह से जो है बनता है, तो वहाँ पर जो उत्पादन से जिनका सरोकार नहीं होता है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इस तरह के प्रबंधक जो होते हैं, उनको 1.9 प्रबंधकीय ग्रिड में रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और अगर उत्पादन से अधिक सरोकार वाले हैं और व्यक्तियों से कम संबंध है, यानी प्रोडक्शन से वो ज्यादा रिलेट करते हैं, जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनसे रिलेट नहीं करते, उनको जो रखा जाता है उनको 9.1 ग्रेड में रखा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी फोकस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रिवॉल्व्स अराउंड। अपवाद द्वारा प्रबंधन का प्राथमिक संकेत किसके चारों ओर घूमता है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अपवाद द्वारा प्रबंध है वहां पर जो प्राथमिक उसका संकेत है या जो उसका एक्सेप्शन रिवॉल्व है, वो प्राइमरी फोकस है, वो किसके अराउंड घूमता है, तो वो हो जाएगा आपका कंट्रोलिंग, नियंत्रण। जितना अच्छा नियंत्रण होगा उतना ही सही ढंग से अच्छे ढंग से काम कराया जा सकता है। जो अपवाद द्वारा प्रबंध होता है उसकी मीनिंग की अगर हम बात करें कि वो क्या होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि प्रबंधकों को, जो मैनेजर्स हैं, उनको केवल उन्हीं कामों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हीं कामों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो कि उनकी लेवल के हैं या उनके अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन पर उनका ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो काम सही से हो नहीं पाएगा। बाकी छोटे कार्य जो होते हैं या जो है और उनके जो कार्य हैं उनको बांट देना चाहिए, जो उनके अधीनस्थ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या डिसीजन मेकिंग वाले काम जो है वो उनको खुद देखने चाहिए, जिससे कि एक तरह से भी कहा जा सकता है कि विकेंद्रीकरण हो सके, जैसे डिसेंट्रलाइज हो सके, और साथ ही ये भी हो सकता है कि अपना वो इम्पोर्टेंट टाइम जो है वो वेस्ट ना करके सही कार्यों पर लगा सके। तो वही आपका अपवाद द्वारा प्रबंध कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following theories of motivation is based on Japanese philosophy of management? अभिप्रेरणा के निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जापानी प्रबंधन विचारधारा पर आधारित है? थ्योरी एक्स, वाई, जेड या फिर नीड हैड यानी आवश्यकता पदानुक्रम का। तो यहाँ पर आपने पढ़े होंगे अभिप्रेरणा मोटिवेशन के बहुत से सिद्धांत, एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी, जेड थ्योरी, ये सबके किसने कौन सी प्रतिपादित की थी, इसका भी ध्यान में रखिएगा। मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये सारी जो 4 थ्योरीज दे रखी हैं कौन सी किसने प्रतिपादित करी है, किसके ने ये इनका अलग अलग सिद्धांत दिया है, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है या मैचिंग में भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है जापानी प्रबंधन विचारधारा पर आधारित है, तो वो कौन सा हो जाएगा, थ्योरी जेड। जो जेड थ्योरी है ये किसकी है, जो आपकी विलियम ऑची थे उनकी थ्योरी है ये जेड थ्योरी। इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन इंक्लूड किया था, अगर आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट उसकी बनी है, चैनल पे देख लीजिएगा। तो एक्स जो विचारधारा है वो दी थी विलियम ऑची ने, और ये सिद्धांत जो है वो जापानी प्रबंधन विचारधारा पर आधारित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर, दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय। प्रबंधन हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है, यह परिभाषा दी गई है पी कोडलर द्वारा, एच कुंटस द्वारा, आर.सी. डेविस द्वारा, ओडोनेल द्वारा। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक डिफिनेशन दे रखी है आपकी, किसकी डिफिनेशन है, इस प्रबंध हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है। ये बताया है कि जो प्रबंधन के जो कार्य कर रहा है वो मोस्टली जो है नेतृत्व हर जगह करता है, लीडरशिप होता है। ये परिभाषा किसने दी है, डायरेक्टली ये पूछा है। ये परिभाषा दी है आपकी आर.सी. डेविस के द्वारा दी गई है। एक आंसर है ऑप्शन सी। इसमें कुछ डिफिनेशंस भी देख लीजिएगा, फिलिप कोटलर की डिफिनेशंस हैं, या फिर जो एफ.डब्ल्यू. टेलर की हैं, हेनरी फ्लोल की हैं, जॉर्ज आर. टैरिंग हैं। ये कुछ मैनेजमेंट में कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी डिफिनेशंस जो भी दे रखी होंगी अलग अलग चैप्टर्स में, तो उनको भी देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अल्पहित को समेकित तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए एज ए पार्ट ऑफ लायबिलिटी, नैतिक हिस्से के रूप में, एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द पार्टनर्स, एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द पेरेंट शेयर होल्डर, मूल उद्यम के शेयरधारकों की समता के हिस्से के रूप में, सेपरेटली फ्रॉम लायबिलिटीज एंड द इक्विटी ऑफ द पेरेंट शेयर होल्डर्स, दायित्व मूल उद्यम के शेयरधारकों की समता से अलग, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अल्पहित होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है, जब हम एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो वहां पर हम उसे किस तरह दिखाते हैं,
उसे हम कैसे दिखाते हैं? तो उसे हम दिखाएंगे जो दायित्व मूल उद्यम के शेयरधारकों की समता से अलग, यानी कि सेपरेटली फ्रॉम लायबिलिटीज एंड द इक्विटी ऑफ पैरेंट शेयर होल्डर्स। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो मेन आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे अलग दिखाया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनॉरिटी ऑफ द सब्सिडरी इज इंटाइटल्ड टू। सहायक कंपनी का अल्प शेयरधारक हकदार है कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी का पूंजी लाभ का, रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी का राजस्व लाभ का, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी की पूंजी और राजस्व लाभ दोनों का, ऑल सभी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सहायक कंपनी का अल्प शेयरधारक जो होता है वो सब्सिडरी एक हो जाती है होल्डिंग कंपनी, एक होती है सब्सिडरी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी भी जैसे कहा जा सकता है, या फिर सहायक कंपनी। तो जो सूत्रधारी जो एक्चुअल में चला रही है और उसकी बहुत सी जो सहायक कंपनियां हैं, सब्सिडरी कंपनीज होती हैं जो उसकी जुड़ी होती हैं, या तो वहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाई जाती है, तो वहीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि अल्प शेयरधारक जो होगा वो किस तरह से उसमें हकदार होता है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रोसेस को क्लियर कर लीजिए। जो अल्पसंख्यक या जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है वो क्या होगा, तो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है उसका मतलब ये हो जाएगा कि एक कंपनी एक में शेयर होना या एक हिस्सेदारी होना जो कि किसी बड़ी कंपनी द्वारा नियंत्रित है, यानी कि जिसकी कोई बड़ी कंपनी जो है जिसको कंट्रोल कर रही है, उसकी वो सब्सिडरी कंपनी है, ऐसी कंपनी में अपना थोड़ा हित होना, 20%, 30%, मतलब 50% से कम होना, तभी अल्पसंख्यक कहलाएंगे, सीधी सी बात है। तो उससे कम हिस्सा होना वही आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इन्वेंट्री कंट्रोल इज हेल्पफुल इन। वह सामान सूची नियंत्रण में कंप्यूटर का प्रयोग सहायक होता है। प्रेजेंट पोजीशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वर्तमान स्थिति में, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन में, रिडक्शन इन कॉस्ट, लागत में कमी करने में, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वेंट्री कंट्रोल में जो कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है वो किस तरह से, या कंप्यूटर का जो यूज किया जाता है वो किस तरह से हेल्पफुल होगा, सहायक होगा। तो इन तीनों पॉइंट्स में होगा या किसी एक पॉइंट में होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर इन तीनों ही तरह से उपयोगी होगा, हेल्पफुल होगा कि करंट में क्या पोजीशन है स्टॉक की ये जानने में, वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का इजीली निकल आता है, और कॉस्ट में रिडक्शन भी आता है। तो ये तीनों ही पॉइंट रहेंगे, क्योंकि अलग अलग बहुत सी चीजें नहीं बनानी पड़ती। कंप्यूटर में क्या होता है, हेल्पफुल होगा अगर आपने टैली पर काम किया होगा, जो और भी सॉफ्टवेयर होते हैं इससे रिलेटेड, तो वहां पर आप एक चीज बार एंट्री करते हैं तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक उससे जो है बन जाती हैं। जो आप चेक करिएगा तो आपने एक कंपनी बनाई है, कंपनी क्रिएट करी है, वहां पर आपने कुछ लेजर तैयार किया है, तो आप देखेंगे उससे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ बन जाता है, बैलेंस शीट सब बन जाता है। तो वहां पर क्या होता है, टाइम भी बचता है, कॉस्ट में भी कमी आती है, सारी चीजें अलग अलग नहीं रखना पड़ती, एक्यूरेसी रहती है, आप फौरन जो है देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या सिचुएशन है, इसलिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस द प्रोजेक्ट्स आर डिवाइजिबल अंडर कैपिटल रेशनिंग एंड अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड इज। यदि पूंजी नियंत्रण के अंतर्गत परियोजनाएं विभाजनीय हैं तो उपयुक्त परियोजना का मूल्यांकन पद्धति है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, पेबैक पीरियड मेथड। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पूंजी नियंत्रण है, यानी कि कैपिटल कंट्रोल के अंतर्गत जो परियोजना प्रोजेक्ट है, अगर उसकी विभाजनीयता है, मतलब उनको आपस में डिवाइजिबल है, तो वहां पर कौन सी परियोजना का मूल्यांकन पद्धति जो होगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, ज्यादा यूजफुल होगी। वहां पर कौन सी हो जाएगी, जो आपकी लाभदायकता सूचकांक पद्धति होती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, जिससे कि आपको ये पता चले कि कहाँ पर कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, वो उपयोगी होगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के संदर्भ में कितने से कौन सा सही है। इट इज वन फैक्टर मॉडल, इट इज टू फैक्टर मॉडल, इट इज मल्टी फैक्टर मॉडल, इट डजंट फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है, इसको शॉर्ट में, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको शॉर्ट में CAPM कहते हैं। कि CAPM क्या है, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये CAPM क्या है, आपने नहीं सुना है पहले। तो CAPM कहते हैं इसको शॉर्ट में, और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है इससे रिलेटेड सही है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो ये पूरी संपत्ति मूल्य को निर्धारित करने का एक मॉडल है, जहाँ से उसका फैक्टर होता है
ये क्या करता है, ये आपकी व्यवस्थित जोखिम और जो परिसंपत्तियां हैं, यानी कि जो एसेट्स होती हैं, विशेष रूप से जो आपका मेनली जो स्टॉक होता है का, उसमें रिटर्न कितना आ रहा है, उसके बीच आपका क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, उसको बताता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, एक तरह से वर्णन करता है उसका। तो यहाँ पर क्या है, इसमें कौन सा फैक्टर आपका सही होगा कि इट इज वन फैक्टर मॉडल, ये एक क्या है, एक कारक मॉडल है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें मेनली ये रहेगा कि जो ऐसी प्रतिभूतियां या ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जिसमें कि जोखिम रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर कैसे उनका मूल्य निर्धारित किया जाए, और जो संपत्तियां हैं हमने एसेट पर ली हैं, एक तो आप ये करते हैं ना कि मार्केट से किस तरह से कैपिटल को आपको करेक्ट करना है, पूंजी को जमा करना है, तो उसके बहुत से अलग अलग फैक्टर होते हैं। जैसे कि आप डिवेंचर ले सकते हैं, शेयर्स ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं। तो सब में कुछ जोखिम भी होता है, उनकी कुछ लागत की कॉस्ट भी आती है। तो और साथ ही आप कहाँ कहाँ किस किस एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितना आपको रिटर्न मिलेगा उससे, ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है देखना। उसी को ये जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो इट इज वन फैक्टर मॉडल। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in case the whole or a part of the security issue are not subscribed by the public, who will subscribe such unsubscribed securities for a fixed commission? यदि प्रतिभूति निर्गमन का संपूर्ण या एक भाग जनता द्वारा प्रार्थित नहीं होता है, तो अप्रार्थित प्रतिभूतियों को निश्चित कमीशन के बदले कौन प्रार्थित करेगा? ब्रोकर, कमीशन एजेंट, अंडरराइटर, सेल्स एजेंट। बहुत डिफिकल्ट करके लैंग्वेज दे दी है, बहुत सिंपल सा पूछा है। जैसे कि जो शेयर्स होते हैं, तो सारे शेयर्स तो जो भी आप इशू कर रहे होते हैं, अंश जब इशू किए जाते हैं, तो वहां पर सारे शेयर्स को जनता जो होती है वो नहीं खरीद लेती, नहीं ले लेती है। तो जो ऐसे शेयर्स है जिन्हें जनता द्वारा नहीं लिया गया है, वो आपके अनसब्सक्राइब कहलाएंगे, अयाचित कहलाएंगे, अप्रार्थित कहलाएंगे। तो वहां पर उन शेयर्स को कौन लेता है, ये पूछा है। तो वो कौन लेता है? जो अंडरराइटर्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो लेते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि क्या क्या यहाँ पर पूछा था। अक्सर क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होती है, आंसर बिल्कुल सिंपल सा होता है। तो वहाँ पर बस आपको समझना होता है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, और ये समझ में तब आएगा जब ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी मार्केट अमंग द फॉलोइंग। मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आप आपको ये बताना है कि इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है सभी सही हो, तो फिर इनमें से कोई नहीं। द कॉल मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फाइनेंस repayable on demand with a maturity period verifying from 1 day to 14 days। मांग मुद्रा बाजार अल्पकालीन मांग पर पुनर्देय वित्त में व्यवहार करती है, जिसकी परिपक्वता अवधि 1 से 14 दिन की हो सकती है। यहाँ पर मनी मार्केट की बात की जा रही है। तो मनी मार्केट की जब हम बात करेंगे, तो वहां पर ये कथन सही होगा, क्योंकि आपकी मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म होते हैं लोन, उनकी बात की जाती है। तो वहां पर अल्पकालीन मुद्रा बाजार होता है, और जो आपका दीर्घकालीन होगा वो पूंजी बाजार होता है। तो यहाँ पर 1 से 9 दिन की अवधि, 1 से 14 दिन की अवधि तक के भी हो सकते हैं। करेक्ट है ये। ट्रेजरी बिल आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एज प्रोमिसरी नोट्स अंडर डिस्काउंट। बिल्कुल करेक्ट है कि जो ट्रेजरी बिल होते हैं, वो भारत सरकार द्वारा लिए गए अल्पकालीन ऋण के प्रपत्र हैं, जिनका निर्गमन बट्टे पर प्रतीक्षा पत्र के रूप में किया जाता है। करेक्ट है ये। अ रिडक्शन इन द रेपो रेट हेल्प्स बैंक्स टू गेट मनी एट ए चीपर रेट। रेपो रेट में कमी से बैंकों को कम दर पर मुद्रा प्राप्त करने में सहायता मिलती है। करेक्ट है ये वाला पॉइंट भी। उसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट है, उसमें क्या कह रहा है? मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट मनी इन स्पेसिफिकली हाई क्वालिटी एंड वेरी शॉर्ट मैच्योरिटी बेस्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि मुद्रा का निवेश विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता एवं अति अल्पकालीन परिपक्वता वाली मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों में करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये वाला। तो हम देख रहे हैं कि चारों ही पॉइंट क्या है, हमारे करेक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? असत्य कथन बताना है आपको कि क्या गलत है, वो बताना है। तो चारों ही सही है, तो हमारा क्या आंसर होगा? हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। अब अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चन से बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, और कोई ना कोई उनको गलत लगता है, उसी को ही टिक मार देते हैं। जरूरी नहीं होता है कि आपके जगह कोई गलत ही दे रखा हो सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए सारे स्टेटमेंट सही हो। यहाँ पर चारों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, उनमें से कोई नहीं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
prominent international organization that promotes trade liberalization and brought major reduction in trade barriers। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देता है तथा व्यापार बाधाओं में बड़ी कमी लाता है? नाफ्टा, WTO, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि व्यापार को उदारीकरण, मतलब क्या है कि जो भी बैरियर्स होते हैं जैसे लाइसेंसिंग होती है या फिर जो ड्यूटी लगती है, क्योंकि इंटरनेशनल व्यापार की ट्रेड की बात की जा रही है तो वहाँ पर ड्यूटी लगती, कस्टम ड्यूटी अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग, जो अपने विदेशी व्यापार नीतियाँ होती हैं उनकी पॉलिसीज अलग अलग होती हैं, तो वहाँ पर उसमें कुछ कमी लाना, उदार करना, उदारीकरण जैसे कि लिबरलाइजेशन जिसे कहा जाता है वो करना, जिससे कि व्यापार में बढ़ावा मिल सके। तो इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो ये काम करती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तो बहुत सिंपल सा आंसर आपको पता ही है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले गैट की स्थापना हुई थी। गैट के स्थान पर 1995 में WTO जो था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी और इसका जो मेन हेड ऑफिस है या हेडक्वार्टर जिसे कहें कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ध्यान में रखिएगा, WTO के बारे में पूछ सकता है किसके स्थान पे आया था, गैट के स्थान पे आया था, 1995 में आया था। इसका कार्यालय कहाँ पर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और कौन उदारीकृत करता है या फिर जो बैरियर्स है उनको कम करता है, तो वो हो जाएगा WTO। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन सर्टेनली इक्विवेलेंट अप्रोच रिस्क एडजस्टेड कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट। निश्चितता समकक्ष उपागम में जोखिम समायोजित नगद प्रवाह को निम्नलिखित में से किस पर बट्टा दिया जाता है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हर्डल रेट, रिस्क फ्री रेट। तो जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निश्चित समकक्ष उपागम में जो जोखिम होता है समायोजित करने के नगद प्रवाह को किस पर डिस्काउंट पर दिया जाता है, कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट। तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज होता है? ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं या बिजनेस फाइनेंस में भी मिल जाएंगे आपको। तो इसको अच्छे से सारे जो हैं पढ़ लीजिएगा, एक बार इनके नोट्स अपने बना लीजिएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। न्यूमेरिकल भी कभी पूछ लेता है, थ्योरी भी आ जाती है। जैसे यहाँ पर जो पूछ रहा है तो कौन सा आंसर हो जाएगा? रिस्क फ्री रेट, जोखिम मुक्त दर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड। पद्धति विश्लेषण एवं कार्यक्रमीकरण कहलाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आउटपुट, एल्गोरिथम। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिस्टम एनालिसिस और जो प्रोग्रामिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? या आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जो प्रोग्रामिंग होती है या फिर जो एनालिसिस करने का काम होता है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है ना। एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपका ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स ही कहलाता है। इसकी डेफिनेशन ही यही है, प्रोग्रामों का एक समूह होता है जहाँ पर निर्देश दिए जाते हैं, कार्य करवाया जाता है, वो हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूपॉन्ट चार्ट यूज्ड इन फाइनेंशियल एनालिसिस रिलेट्स टू द एनालिसिस ऑफ। वित्तीय विश्लेषण में प्रयोग किया जाने वाला ड्यूपॉन्ट चार्ट संबंधित है कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना के विश्लेषण से, लिक्विडिटी पोजीशन, तरलता की स्थिति के विश्लेषण से, ओवरऑल परफॉर्मेंस, संपूर्ण निष्पादन के विश्लेषण से, मूवमेंट इन शेयर प्राइसेस, अंश मूल्यों के उतार चढ़ाव के विश्लेषण से। तो यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है। ये जो ड्यूपॉन्ट चार्ट है वो किससे रिलेटेड है या किससे संबंधित है? आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा, ढूंढिएगा कि क्या होता है ड्यूपॉन्ट चार्ट, उसके बाद उसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछा करो ना उसको कमेंट किया करिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट किया करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाइएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।